वालेकुम, जैसे कि आप देख रहे हैं अली अकेडमी। ओके, सो जैसे आप 9th और 10th सीरीज देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, फोर्स क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन कौन से है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। अभी आप सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सपोर्ट करें कि हम बहुत से बहुत वीडियोस ला सकें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ मोशन मतलब जो कायदे कानून है मोशन के, हम उन्हें लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। अब सवाल आता है कि मोशन क्या है। ओके, मोशन क्या है? बेसिकली मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन। अगर कोई ये बाल इधर है, ओके, अगर ये बंदा उसको ऐसे किक कर रहा है तो इसकी पोजीशन इधर आ जाए, इस मतलब इसने क्या तय किया, इसने मोशन तय किया है, तो हम इसे मोशन कहते हैं। अब न्यूटन कौन था? न्यूटन, आप कह रहे होंगे कि शायद न्यूटन यूनिट है फोर्स का, लेकिन न्यूटन एक साइंटिस्ट है जिसने फोर्स को डिस्कवर किया था। ओके, और उसने यही फोर्स का यूनिट भी है, लेकिन हम उसे स्मॉल एन से लिखते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, अब ये केस है, हमने तो ऐसे नहीं है, अगर एग्जाम्पल इसने फुटबॉल को ऐसे मारा तो यहाँ पर ये जाके स्टॉप हो जाएगा, ये कभी खत्म, मतलब ये कह रहा है कि कभी रुकेगा ही नहीं। अब यहाँ पर जब हम में से कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा रहे, आप भूल रहे होंगे कि एयर में एक फोर्स होता है जिसे हम एयर रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं। ओके, एयर में एक फोर्स होता है एयर रेजिस्टेंस फोर्स, और एक जो दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स होता है हम उसे फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, ये दोनों फोर्सेस तो लग रहे हैं। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना है, तो वहाँ पर ये हो सकता है। अब ये जो भी लॉज हैं या जो भी ये लॉज ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सब डिस्कवर की गई है एक आइसोलेटेड सिस्टम में। ओके, या सिंपल पेंडुलम, ये सब कुछ आइसोलेटेड सिस्टम में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट क्या मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मोशन क्या मतलब चेंज इन। ओके, अब मोशन होता है मतलब चेंज इन पोजीशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो सेम वेलोसिटी हो, कोई वेरिएबल वेलोसिटी नहीं हो। अब आपने सुना होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इनर्शिया इंटीरियर आया, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मतलब एक रेजिस्टेंस है कोई भी। अब देखिए, मैंने कहा इनर्शिया क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ओके, अब देखिए, जैसे वायर में जो एग्जांपल ये वायर है, इसमें अगर कोई चीज रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, कोई भी चीज अगर इसमें रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, तो मैं उसे कहूंगा कि ये कौन है, ये भाईजान रेजिस्टर्स हैं। ओके, अगर वही रेजिस्टर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए या मोशन में लाने के लिए कोई रेजिस्टेंस पैदा करें, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये भाई इनर्शिया है। ये क्या है? इनर्शिया। अगर वायर में रेजिस्टेंस हो तो किसी भी चार्ज को रेस्ट में या मोशन में लाने के लिए तो हम इसे रेजिस्टर कहते हैं। अगर वही रेजिस्टर अगर हमारे आम वर्ल्ड में है तो हम उसे इनर्शिया कहते हैं। ये समझ में बात आ गई? वैसा एग्जांपल था, जैसे जितनी बड़ी वोल्टेज होगी उतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, वैसे जितना बड़ा फोर्स होगा उतनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब इनर्शिया और मास का क्या रिलेशनशिप है? जैसे वोल्टेज और रेजिस्टेंस का होता है, जितनी बड़ी वोल्टेज उतना बड़ा हमारा रेजिस्टेंस, वैसे ही है, जितना बड़ा मास होगा उतनी बड़ी इनर्शिया होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, एक इंसान छोटे को दिक्का, मतलब छोटे बाल को दिक्का दे रहा है, तो उसमें इतनी बड़ी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस नहीं लग रही, इजी से मूव कर रहा है। और ये अगर बात की जाए इसकी, तो उसका मास बड़ा है, इसकी इनर्शिया बड़ी है, तो ये आस्ता मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ इनर्शिया के टाइप्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, सो कुछ होती है इनर्शिया एट रेस्ट,
वो रेजिस्टेंस जो रेस्ट पे हो, ओके, मतलब वो रेजिस्टेंस या वो रुकावट तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए पैदा हुआ, हम उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। और इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब वो रेजिस्टेंस, जिस जो भी बॉडी अगर मोशन में उसमें रेजिस्टेंस आ जाए तो हम उसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब वो रेजिस्टेंस जो किसी भी डायरेक्शन की वजह से हो, हम इसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। अब दूसरी बात आता है मोमेंटम। व्हाट? मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मोशन है हम उसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फार्मूला से आ जाता है कि मोमेंटम बराबर है मास इनटू वेलोसिटी के। अब किसके बराबर है? मैं एरेज कर लेता हूँ, आप ही बताएंगे कि किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास, ओके, एंड वेलोसिटी। जब मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा? मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, हम उसे क्या कहते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड जो है वो इसका क्या हो जाएगा? इसका यूनिट बन जाएगा। और जो अगर मास भी हमारा जो मास है, ओके, वो स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों मिलकर वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि स्केलर इंटू स्केलर क्या बनाती है वेक्टर, ये गलत चीज़ है, ओके। ये दूसरी चीज़ मोमेंटम की वहाँ पर थोड़ी खराब होगी, फिर मैंने यहाँ पर भी आपको लिख दी। उसके बाद आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कवर कर लिया, अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके हैं? तो हम उससे कहेंगे मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ मोमेंटम या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बयान क्या कहता है? कहता है कि कह रहा है कि जो नेट फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स लग रहा है वो बराबर होता है इसके मोमेंटम पे। इसको आप नेट फोर्स नहीं कहें, इसको आप नेट फोर्स नहीं कहें। फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो मोमेंटम के बराबर है। मोमेंटम के बराबर कैसे? ओके, एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगाऊंगा कि ये क्या करेगा? ये कोई मास वाला होगा, ओके। इस मास को जब मैं फोर्स लगाऊंगा ये क्या करेगा? कुछ वेलोसिटी करेगा। और मास इनटू वेलोसिटी में क्या मिलती है? मोमेंटम। अब इसके हम ऐसे तो मैं थ्योरेटिकली कह रहा हूँ, अपनी जुबान से कह रहा हूँ, अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? ओके, फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स हमने कहा कि मोमेंटम अपॉन टाइम के बराबर होता है, और फोर्स एम के भी बराबर होता है। अब मैंने आपको ये एग्जांपल समझा लिया है, ओके। होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी हम इसको और भी पढ़ेंगे, यहाँ पर नीचे भी इसको हम पढ़ेंगे। बहुत न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो अब इसका फार्मूला क्या बन रहा है कि फोर्स का दूसरा जो है फार्मूला, ये आपको याद करना है। फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, और फोर्स इनटू चेंज इन टाइम भी एक कांस्टेंट है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम से। इसी फार्मूले से हम ये ड्राइव कर रहे हैं, ओके। इसको मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो वहां पर 1 आ जाएगा, ओके। इसको हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, ये आपको समझना है, ओके। अब वहां पर भी एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है वही हमें समझना है। एग्जाम्पल, एक कोई मास है 5 kg का, उसका नेट फोर्स 0 है, ओके। उसका नेट फोर्स 0 है, मतलब मास 0 हो गया, और फाइनल वेलोसिटी इनटू इनिशियल वेलोसिटी a के बराबर होता है, और a अपॉन, ओके। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स 0 है। अब देखिए हम उसे फार्मूला कैसे ड्राइव करें। अब मास यहाँ पर लिखा हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी से माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? एक्सप्रेशन के। तो ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ फोर्स के में है कि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि वी कंसीडर मास m, ओके, हैविंग अ नेट फोर्स 0, सो F बराबर होता है m, ओके, m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सो देयरफॉर द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इम्पल्स। अब भाईजान इम्पल्स क्या होता है? ओके, अब इम्पल्स क्या होता है, आ जाइए, हम इम्पल्स को समझ रहे हैं। अब इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का क्या मतलब है? चेंज इन मोमेंटम। ओके, इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, तो कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कुछ टाइम लग रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है। ओके, यही कुछ चीजें थी। ओके, उसके बाद क्या आता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थोड़ी ये पाकिस्तान के सिंटेक्स में अलग लिखी हुई है और CBSE या ICSE सिंध इंडिया की भी अलग लिखी हुई है, सो आप इसको ना नहीं करें, ये इंडिया वालों के लिए। ओके, पाकिस्तान वालों के लिए मैं बना लूँगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्टेड, नहीं, पाकिस्तान और इंडिया वालों की सेम ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज अलग है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बहुत, अगर आपकी डिमांड आ जाएगी तो मैं आपको सिंध टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उसको आपको समझा लूंगा। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट दे अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे पे अगर फोर्स लगाएगा तो फोर्स एक दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्शन दिखा रहा है तो उसको रिएक्शन भी मिलेगा। ओके, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अपोजिट। एग्जांपल, आपने बाल मारा हमारे वाल पे, तो वाल से वो आएगा सेम ही मैग्नीट्यूड से, उसका वैल्यू सेम होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कम हो जाएगी। यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, F12 बराबर है -F21। यहाँ पर लिखा हुआ है F जो हमारी F12 है और बराबर है किसके बराबर है? माइनस। ओके, ये एक एग्जांपल आप NCERT में मतलब किधर भी आप ये लिख सकते हैं -12 के। ओके, ये कैसे हमने माइनस क्यों दी? माइनस मतलब चेंज इन डायरेक्शन। अब एक्शन और रिएक्शन पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स होती हैं। एक्शन और रिएक्शन जो हमेशा पेयर में होती है, मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। डिफरेंट बॉडीज पे लगता है और सेम ही टाइम में हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि एवरी एक्शन इज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम होते हैं लेकिन वो लगते डिफरेंट बॉडीज में हैं। ओके, अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपनी जमीन पे, फिर जमीन मुझ पे फोर्स लगा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट चेंज है। अगर एग्जांपल करें स्विमिंग को, मैं फोर्स लगा रहा हूँ वाटर पे और वाटर मेरे मुझ पे फोर्स लगा रही। अगर गन की बात की जाए तो गन लगा रही मैं लगा रहा हूँ पीछे फोर्स और गन जा रही है आगे। तो ये सब क्या है हमारी कुछ चीजें। फिर आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ फिर से हम ये एग्जांपल है जैसे मैंने कहा, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसे हम गन को यूज करते हैं। जैसे हम रॉकेट जाता है, रॉकेट इंडिया का नहीं, इंडिया जाए बाढ़ में। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, इंडिया भी अच्छा मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है। ओके, इंडिया भी अच्छा मुल्क है, हम ऐसे नहीं कह सकते। ओके, अब ये हमारा पाकिस्तानी जहाज। ओके, अब पाकिस्तानी जहाज मतलब स्पार्को का जा रहा है, किधर जा रहा है? मून पे जा रहा है। देखिए अब ये क्या कह रहा है, जो रॉकेट है वो ईयर को धकेल रहा है और जो ईयर है वो रॉकेट को धकेल रही है। अब ये कुछ फाइंड द नेट फोर्स, पहले हमने फार्मूला पढ़ा तो आप उसकी मदद से नेट फोर्स फाइंड करेंगे। ओके, नेट फोर्स अब आपको फाइंड करना है। वैसे जो उसका आंसर है वो भी आपको फाइंड करना है, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, बस यही कुछ NCERT के भी क्वेश्चन हैं जो भी आपको ही करने हैं। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे कह लेना, मैं आपको ये समझा लूंगा। अगर बहुत डिमांड आ जाएगी।
ओके, थैंक यू फॉर दी अटेम्प्टिंग माई लेक्चर, और हमें सपोर्ट करने के हम बहुत और बहुत लेक्चर्स दे सकें।